Jai Hind everyone. So today we are going to start with the unit 10 of class 12 physical education training in sports. इस चैप्टर में हम बात करेंगे अबाउट द वेरियस स्किल एथलीट शुड हैव एंड उसके मेथड क्या हैं डेवलप करने के। तो पहले सबसे पहले टॉपिक जो आता है वो आता है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एक सिंपल चीज़ है, मतलब जो पोटेंशियल प्लेयर्स होते हैं उनको कुछ पैरामीटर्स के थ्रू सेलेक्ट करना। मींस हम एक ऐसी प्रोसेस के तौर पे डिफाइन करते हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन को जहाँ पे जो चिल्ड्रन हैं उन्हें एनकरेज किया जाता है कि वो पार्टिसिपेट करें स्पोर्ट्स में और सक्सीड करें। एंड जो रिज़ल्ट हैं वो कुछ सेलेक्टेड पैरामीटर्स पे आते हैं। और जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है वो अक्कर होना चाहिए जब एथलीट बना नहीं है। मीन्स हमें एक पोटेंशियल दिख रहा है एक एथलीट में ड्यूरिंग एन इवेंट, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है फिर उसे एथलीट बनाना है। इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप। ये जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है ये पहला स्टेप होता है एक बिगिनर से एक सक्सेसफुल इंटरनेशनल एथलीट बनने का। तो जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो एक बहुत यंग एज पे शुरू हो जाती है, ताकि जो इंडिविजुअल है उसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छी पाथवे मिले, अच्छी टेक्निक्स मिले, अच्छे टीचिंग्स मिले, ताकि वो एलीटिज़म की तरफ जाए, एक एलीट एथलीट बने, एक प्रोफेशनल एथलीट बने। तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जो होता है हम उसे समझ सकते हैं चार स्टेप्स में। पहले हम टैलेंट को डिटेक्ट करते हैं कि कौन से पोटेंशियल परफॉर्मर्स हैं जो इन्वॉल्व नहीं हैं अभी स्पोर्ट्स में। फिर उनमें हम क्या करते हैं, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं करंट पार्टिसिपेंट्स को विद जो इनके पास पोटेंशियल स्किल्स हैं कि वो एलीट परफॉर्मर्स फ्यूचर में बन सकते हैं। उनकी हम साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को हम देखते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं टैलेंट डेवलपमेंट। मींस एथलीट्स को सुटेबल लर्निंग्स एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने टैलेंट को रियलाइज़ कर सके। उसके बाद टैलेंट का सिलेक्शन होता है, ऑन गोइंग प्रोसेस। हम जो इंडिविजुअल है वो कई सारे स्टेजेस को पार करता है और एक प्री रिक्विसाइट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस उसे शो करनी पड़ती है। तो ये होता है पूरा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। नाउ अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के। तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कई सारे नंबर ऑफ एरियाज़ पे बेस्ड होता है। जैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एक इंडिविजुअल का साइज़ क्या है, वेट क्या है, हाइट क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। फिजियोलॉजिकल स्किल्स क्या है, फिजियोलॉजिकल स्किल्स जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, एजिलिटी, फिटनेस। उसकी टेक्निकल स्किल्स क्या है कि कैसे वो ड्रिबल करता है, पासिंग क्या है, कंट्रोल, शूटिंग, ये जो डिफेंसिव स्किल्स होती हैं। कॉग्निटिव स्किल्स की जब हम बात करें कि वो कितना उसका मैच्योरेशन लेवल है, कितना वो गेम को समझ सकता है, कितना परसीव करता है, उसका डिज़ायर कितना है सीखने का। उसका साइको बिहेवियरल स्किल्स क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका डिज़ायर क्या है, उसकी एफर्ट्स क्या है टुवर्ड्स द गेम। ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के। इनके थ्रू टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। नाउ इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल्स। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग। मीन्स हम कई सारे ट्रेनिंग रिजीम्स, इसमें हार्ड लैंग्वेज है तो मेनली स्पेलिंग मीन्स स्पेलिंग से हम क्या समझ सकते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल का सिंपल मीनिंग होता है डिफरेंट ड्यूरेशंस में हम क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को पीक लेवल तक ले जाने के लिए एक कंपटीशन में, उसे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल कहते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है पीरियडाइजेशन की। पूरी मीन्स पीरियडाइजेशन एक प्रोसेस होती है जहाँ पे हम एनुअल ट्रेनिंग प्लान को कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक ब्लॉक का एक पर्टिकुलर गोल होता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। विद कॉग्निटिव स्किल्स हुए, फिजियोलॉजिकल स्किल्स में स्ट्रेंथ बढ़ाता है या एंड्योरेंस बढ़ाता है। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं जो हर एक ब्लॉक में प्री डिसाइडेड होते हैं एज अ गोल, ताकि जो ओवरऑल प्रोसेस है पीरियडाइजेशन की उसको एक स्मूथ प्रोसेस बनाया जा सके। पीरियडाइजेशन ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एबिलिटीज़। मीन्स जो पीरियडाइजेशन है ओवर अ पीरियड और ओवर अ फेजेस ऑफ ट्रेनिंग वो हेल्प करता है कि अलग अलग फिजियोलॉजिकल एबिलिटीज़ डेवलप हों
परफॉर्मर में। सो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल को हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, माइक्रो, मीज़ो एंड मैक्रो साइकिल। तो सबसे जो पहली साइकिल होती है वो होती है माइक्रो साइकिल। माइक्रो साइकिल ग्रीक टर्म माइक्रोस से आई है, जिसका मतलब होता है स्मॉल। एक माइक्रो साइकिल एक वीक लॉन्ग साइकिल होती है, मीन्स 7 डेज साइकिल होती है माइक्रो साइकिल। तो माइक्रो साइकिल में क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, a microcycle is probably the most important and a functional tool for planning, because ये एक स्ट्रक्चर और कंटेंट डिटरमाइन करती है, क्वालिटी डिटरमाइन करती है एक ट्रेनिंग की। तो माइक्रो साइकिल जब चार या छः माइक्रो साइकिल मिलकर बनाती है मीज़ो साइकिल, जो एक मंथ बेस्ड पूरी साइकिल होती है ट्रेनिंग की। एक मीज़ो साइकिल को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ नंबर ऑफ कंटिन्यूस वीक्स। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो सेम टाइप ऑफ फिजिकल अडेप्टेशन पे एम्फेसाइज कर रहा है, जैसे मसल मास को बढ़ाना हुआ, एरोबिक कैपेसिटी या एनएरोबिक कैपेसिटी को बनाना हुआ, ये होता है मीज़ो साइकिल में। मीन्स एक मंथ लॉन्ग हम सेम ट्रेनिंग करते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को मीन्स एक मसल मेमोरी ग्रो कर सकें। फिर होता है मैक्रो साइकिल। मैक्रो साइकिल होता है ईयर बेस्ड साइकिल, जहाँ पे हम एक एनुअल प्लान बनाते हैं 52 वीक्स का, और कई सारी मीज़ो साइकिल मीन्स 10 या 12 मीज़ो साइकिल मिलके बनाती हैं एक मैक्रो साइकिल को, जो ईयर लॉन्ग कंपटीशन की तरफ उसका गोल होता है। और उसमें 3 फेज आता है, एक प्रिपरेटरी फेज़ आता है, एक कॉम्पिटिटिव फेज़ आता है और एक ट्रांजिशन फेज़ आता है। तो ये होती है आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जो होती है वो एक एबिलिटी होती है मसल की या ग्रुप ऑफ मसल्स की, कि वो फोर्स को एक्सर्ट करें अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस, और ये मसल्स करते हैं, याद रखना। मीन्स द एबिलिटी ऑफ मसल और ग्रुप ऑफ मसल टू एक्सर्ट अ फोर्स अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस। अब स्ट्रेंथ जो होती है वो 2 टाइप की होती है, डायनेमिक स्ट्रेंथ एंड स्टैटिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जहाँ पे जो मसल की साइज़ है वो चेंज होती है। स्टैटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो मसल की साइज़ चेंज नहीं करती है, मसल एक सेम पोजीशन में रहती है और लंबे समय तक रहती है। नाउ अब डायनेमिक स्ट्रेंथ को हम क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप में, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। नाउ सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है वो हाईएस्ट एक्सटर्नल जो होता है एक एथलीट का होल्ड करने का, मीन्स जितना रेजिस्टेंस एक एथलीट होल्ड कर सकता है, जितना मैक्सिमम वेट एक एथलीट होल्ड कर सकता है अपनी मसल्स के साथ फॉर 1 रैप एट 1 पॉइंट ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। जैसे जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, जो शॉट पुट थ्रोअर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक जो हाईएस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है उसे होल्ड करते हैं एक रैप के लिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। दूसरी होती है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एक एबिलिटी होती है इंडिविजुअल की कि वो ओवरकम करे रेजिस्टेंस को बाय मींस ऑफ हाई स्पीड। मींस एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को हम मान सकते हैं कि एक एबिलिटी एक इंडिविजुअल की कि वो रेजिस्टेंस को हाई स्पीड के साथ, मींस इसमें स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों काम करती हैं, स्पीड प्लस स्ट्रेंथ। इसमें क्या होता है कि जितनी स्पीड के साथ एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को ओवरकम करता है उसे हम कहते हैं explosive strength. It is a combination of both strength and speed. It is needed by javelin throwers, athlete and pole vaulters. थर्ड इज स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। सी ये स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों से मिलके बना है। तो एंड्योरेंस का मतलब होता है कि एक फैटीग की कंडीशन में कितना काम किया जा सकता है। तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस होती है एक एबिलिटी इंडिविजुअल की, वो कैसे ओवरकम कर रहा है रेजिस्टेंस को इन द कंडीशन ऑफ फैटीग। ये कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस का, और ये लॉन्ग टाइम तक चाहिए होता है डिस्टेंस रेसेस या साइकिलिंग के लिए। नेक्स्ट इज क्या मेथड होते हैं स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड एग्जाम परस्पेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। जो आइसोमेट्रिक टर्म है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, आइसो विच इज मीन्स सेम एंड मेट्रिक मीन्स लेंथ। मीन्स जब एक मीन्स when we do exercise work cannot be observed, मीन्स जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें वर्क नहीं दिखेगा, मीन्स वर्क डन जो होगा वो ज़ीरो होगा। दीज एक्सरसाइज रिक्वायर्स लेस टाइम, मीन्स इसमें हम एक ही पोजिशन में रह के एक्सरसाइज करते हैं, मीन्स इसमें हमें वर्क डन नहीं मिलता है लेकिन हमारी एक्सरसाइज हो रही है।
means when we do exercise work cannot be observed. These exercise require less time and equipments and can be carried out by anywhere. These exercise are useful for maintaining strength in case of injury. means in case of injury ये exercises की जा सकती हैं, जैसे आर्चरी हुआ, वेट लिफ्टिंग हुआ, जिम्नास्टिक हुआ, कि आप एक पोजीशन में रह के वो करते हो। इसमें पुशअप पोजीशन आ गई, प्लैंक पोज सॉरी, ये वॉल सेटअप हुआ, ये जाइंट ब्रिज हुआ, ये पुश एंड पुल, साइड पुश एंड पुल होता है। तो इसमें वर्क डन जो होता है हमें पता होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड होता है, लेकिन इसमें डिस्टेंस हम बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं, हम कोई डिस्टेंस नहीं कर रहे हैं, तो वर्क डन जो होगा वो ज़ीरो होगा। ओके, देन इज आइसोटोनिक। हमने पहले क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा आइसोमेट्रिक, अब हम पढ़ रहे हैं आइसोटोनिक। टॉनिक का मतलब होता है सेम टोन, आइसो का मतलब तो सेम होता है, टॉनिक का मतलब होता है टोन, मीन्स एक ही टोन में एक एक्सरसाइज को करना। इन दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज वी डू मूवमेंट्स इट कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली, मीन्स इसमें हम वो मूवमेंट्स करते हैं जिसमें हम उन्हें देख सकते हैं। मीन्स जो लेंथ ऑफ मसल्स है वो हमें देखने को मिलता है। लेंथ ऑफ मसल्स में एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है या कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल, जब हम बॉल थ्रो करते हैं या हम दौड़ते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में। दीज टाइप ऑफ एक्सरसाइज हम गेम्स और स्पोर्ट्स में देखते रहते हैं। हम ये एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स के साथ भी कर सकते हैं, इक्विपमेंट्स के बिना कर सकते हैं। ये लेंथ जो होती है मसल्स की उन्हें बढ़ाता है, और कंडीशनिंग जो होती है स्पोर्ट्स में उसे इम्प्रूव करता है। जैसे ये पुशअप्स हुए, आप बॉल के साथ कर रहे हो, आप सिटअप्स कर रहे हो विद रोप, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो वर्क डन होता है वो दिखता है। इसमें मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स देखने को मिलता है, एक्सेंट्रिक या कॉन्सेंट्रिक। देन वी हैव आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। जो आइसो है उसका मतलब तो सेम होता है, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन में। दीज एक्सरसाइज वर इंट्रोड्यूस बाय जे प्रिन्ने इन 1968, और ये जो एक्सरसाइज है वो स्पेसिफिकली डन या स्पेशली डिज़ाइन की जाती है मशीन्स पे, और ये कॉम्बिनेशन होती है आइसोटोनिक या आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का। ये जो एक्सरसाइज होती है वो डेवलप करती है मसल्स को, और ये दीज टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर यूजुअली नॉट अप्लाइड इन गेम्स। ये गेम्स में अप्लाई नहीं होते, जैसे एक्सेप्ट वाटर स्पोर्ट्स, मीन्स वाटर स्पोर्ट्स में आ जाएंगे स्केटिंग, क्लाइंबिंग, रनिंग। जैसे आप जैसे रनिंग कर रहे हो जिम में, या फिर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो मशीन के साथ, सो बैक एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये जो सारी एक्सरसाइज होती है ये विद द एक्सटर्नल हेल्प होती है, मशीन्स के साथ होती हैं, तो इसे आइसोकाइनेटिक कहते हैं। नाउ इन तीनों के बीच में डिफरेंस होता है, इन तीनों के बीच का डिफरेंस इज एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इन्वॉल्व करती है स्टैटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट अ स्टेशनरी रेजिस्टेंस। आइसोटोनिक डायनेमिक मूवमेंट करवाती है मसल्स का, बट डू नॉट रिक्वायर कांस्टेंट मूवमेंट स्पीड। आइसोकाइनेटिक जो होती है वो इन्वॉल्व करती है मूवमेंट बट मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड होती है आइसोकाइनेटिक में। आइसोमेट्रिक जो होती है वो सेम लेंथ होती है, जहाँ पे जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है इन विच मसल रिमेन एट सेम लेंथ, इसमें मसल सेम लेंथ पे रहती है। बट आइसोटोनिक में जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें मसल की लेंथ चेंज होती है, या तो मसल शॉर्ट होती है या लेंथ होती है बड़ी होती है। आइसोकाइनेटिक में ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन विच मसल्स मूव विद सम स्पीड, उसमें कुछ स्पीड होती है। आइसोमेट्रिक में दे आर यूज ओनली इन फ्यू गेम्स, मीन्स वो कुछ ही गेम्स में यूज़ होती है, जैसे वेट लिफ्टिंग हुआ, रेसलिंग हुआ। आइसोटोनिक जो होता है वो पॉपुलर और इफेक्टिव टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, जो हर ऑलमोस्ट हर गेम में यूज़ होती है। आइसोकाइनेटिक जो होती है वो जनरली इन्वॉल्व करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन को अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस। मीन्स मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हो रहा है, और स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए हो रहा है। ये डेवलप करती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ये डेवलप करती है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जिसमें स्पीड एंड स्ट्रेंथ आती है, और आइसोकाइनेटिक डेवलप करती है स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ दोनों। नाउ आइसोमेट्रिक में क्या होता है, कैन रिहेबिलिटेट इमोबिलाइज जॉइंट, मीन्स इसमें इमोबिलाइज जो मीन्स जो जॉइंट्स हिलते नहीं है वो दोबारा से हिलने लगेंगे या यूज में आने लगेंगे। आइसोटोनिक में क्या होता है, कंट्रीब्यूट नहीं करता, डू नॉट कंट्रीब्यूट टू रिहेबिलिटेशन। आइसोकाइनेटिक कैन नॉट रिहेबिलिटेट इमोबिलाइज जॉइंट्स। ओके,
नाउ आइसोमेट्रिक अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलप्ड डज नॉट लास्ट लॉन्ग, मीन्स इसमें स्ट्रेंथ जो डेवलप होती है वो लंबे समय तक नहीं होती है। बट आइसोटोनिक में जो स्ट्रेंथ डेवलप होती है वो लंबे समय के लिए डेवलप हो जाती है, क्योंकि मसल्स में वो उसकी मेमोरी डेवलप हो जाती है। आइसोकाइनेटिक अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलप्ड इज एक्सेलेंट। नाउ आइसोटोनिक में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, आइसोकाइनेटिक में भी अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन पुअर कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में। एंड जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है डेवलपमेंट ऑफ एंड्योरेंस एंड स्पीड, वेराज जो आइसो टॉनिक है वो कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड। एंड जो आइसोकाइनेटिक है बेटर डेवलपमेंट ऑफ स्पीड एंड कंपेयर टू आइसोटॉनिक। देन एग्जाम्पल हमने पुशिंग अगेंस्ट अ वॉल, फ्लेक्स्ड आर्म हैंग्स, और हमने आइसोटॉनिक में क्या देखे थे, पुशअप्स, पुलअप्स, रोप क्लाइंबिंग, बेंच प्रेसिंग, ओवरहेड या प्रेस। फिर उसमें हमने क्या देखे थे, आइसोकाइनेटिक में ट्रेडमिल हुआ, बटरफ्लाई स्ट्रोक हुआ इन स्विमिंग। नाउ एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मीन्स क्या होता है, एक एबिलिटी इंडिविजुअल की कि वो स्पोर्ट्स मूवमेंट्स जो है परफॉर्म करे एक डिज़ायर्ड क्वालिटी और स्पीड के साथ अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। फटीग की कंडीशन के अंदर जो मूवमेंट किए जा रहे हैं उन्हें हम कहते हैं एंड्योरेंस। मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू परफॉर्म द मूवमेंट of a desired quality and speed under the condition of fatigue. Endurance को हम क्लासीफाई करते हैं on the basis of nature of activity and on the basis of nature और duration of activity. तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी एंड्योरेंस होती है जनरल एंड्योरेंस, स्पेसिफिक एंड्योरेंस एंड बेसिक एंड्योरेंस। तो जनरल एंड्योरेंस मीन्स एक कैरेक्टरिस्टिक एबिलिटी कि हमारी जो होल बॉडी है वो टॉलरेट करती है, एबिलिटी ऑफ आर होल बॉडी टू टॉलरेट एंड्योरेंस एक्सरसाइज एंड डिमिनिश फटीग। मीन्स पूरी बॉडी इसमें इन्वॉल्व होती है, आर होल बॉडी टॉलरेट्स एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस एंड डिमिनिश फटीग। स्पेसिफिक एंड्योरेंस क्या होती है कि एबिलिटी टॉलरेट करना फटीग को एक स्पेसिफिक कंडीशन में, एक स्पोर्ट्स की स्पेसिफिक कंडीशन में। बेसिक एंड्योरेंस क्या होती है, by it is characterized by low intensity and high volume exercise। जो लो इंटेंसिटी की होती है लेकिन हाई वॉल्यूम की, लंबे समय तक या ज़्यादा हैवी जो एक्सरसाइज होती है लेकिन वो इंटेंसिटी उनकी कम होती है। ना ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी हम एंड्योरेंस को क्लासीफाई कर सकते हैं स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, मिडिल टर्म एंड्योरेंस एंड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। स्पीड एंड्योरेंस का मतलब होता है उसका ये डेवलप करती है कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स इसमें आप हाई स्पीड के साथ करते हो। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, इट इज़ नीडेड टू रेजिस्ट फैटीग इन स्पोर्ट्स लास्टिंग 45 सेकेंड्स टू 2 मिनट्स। ये होता है आपका शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। मिडिल टर्म एंड्योरेंस जो होता है, इट इज़ नीडेड फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लास्टिंग फ्रॉम 2 to 11 मिनट्स। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस जो होता है, मोर देन 11 मिनट्स अगर आप लास्ट कर रहे हो एक्टिविटी, आप फटीग की कंडीशन में लास्ट कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। ना मेथड्स क्या होते हैं टू डेवलप एंड्योरेंस, वो होते हैं कंटिन्यूस मेथड, इंटरवल मेथड एंड फाल्ट्रिक स्ट्रेनिंग मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना ज़रूरी है। नाउ अब हम बात करेंगे अबाउट द मेथड्स टू डेवलप एंड्योरेंस। बहुत सारे मेथड्स होते हैं एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। इन दिस मेथड जो प्लेयर है वो परफॉर्म करता है रनिंग और एनी अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट हैविंग एनी रेस्ट और ब्रेक इन बिटवीन। ठीक है, तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, जो प्लेयर होता है वो रनिंग या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता है लंबे समय तक, जिसमें उसे रेस्ट या ब्रेक नहीं लेना होता है। ये 3 टाइप का होता है, स्लो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, फास्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड एंड वेरिएबल कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। स्लो में आप स्लो स्पीड के साथ करते हो लेकिन आप ब्रेक नहीं लेते हो। फास्ट में आप फास्ट स्पीड के साथ करते हो जिसमें आप ब्रेक नहीं लेते हो। वेरिएबल में आप स्लो फास्ट के बीच चेंज करते रहते हो लेकिन आप ब्रेक नहीं लेते हो। एडवांटेज क्या होता है, ग्लाइकोजन डेवलप होता है कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड में। एडवांटेज क्या होता है, ग्लाइकोजन डेवलप होता है मसल्स में, लिवर इंक्रीज होती है, इंटेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है एज इंक्रीज फॉर बेटर आउटकम। जो नंबर ऑफ साइज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के वो इंक्रीज होते हैं। एफिशिएंसी जो है हार्ट की वो बढ़ती है और लंग्स इंप्रूव होती हैं। अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग ये इंडिविजुअल को स्ट्रांग माइंडेड बनाता है और इम्प्रूव करता है डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस।
नाउ इंटरवल ट्रेनिंग मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड जो प्रिंसिपल ऑफ एफर्ट एंड रिकवरी है वो फॉलो किया जाता है। मीन्स आप एफर्ट भी लगाओगे, फिर आप एक ब्रेक लोगे, रिकवरी करोगे, फिर आप एफर्ट लगाओगे, फिर आप ब्रेक लोगे, एफर्ट लगाओगे, ब्रेक लोगे। ठीक है। मीन्स इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स इंटरस्पर्ड विद रिकवरी। मीन्स आप पहले हाई स्पीड वर्कआउट करोगे, फिर एक रिकवरी लोगे, फिर हाई स्पीड वर्कआउट करोगे, फिर एक ब्रेक लोगे। तो इसमें क्या होता है, एक सीरीज ऑफ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट इंटरस्पर्ड विद रिकवरी रेस्ट पीरियड, इट इज़ कंसिडर्ड बेस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंड्योरेंस। एडवांटेज क्या होते हैं इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के? रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। एथलीट जो है, एथलीट्स इम्प्रूवमेंट कैन बी मेजर्ड विदाउट डिफिकल्टी। जो कोच है वो सजेशन देता है रिगार्डिंग एनी फॉल्ट ड्यूरिंग रिकवरी फेज टू एथलीट। ये हेल्प करता है एक एथलीट को कि वो अचीव करे अपनी पीक परफॉर्मेंस को शॉर्ट टाइम में, और इन शॉर्ट ड्यूरेशन ज़्यादा वर्कआउट किया जा सके। नाउ नेक्स्ट इज फाल्ट्रिक्स ट्रेनिंग मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। फाल्ट्रिक्स ट्रेनिंग मेथड क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है कंटिन्यूस और इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का। ये इन्वॉल्व करता है पीरियड ऑफ फास्ट रनिंग इंटरमिक्स विद पीरियड ऑफ स्लो रनिंग। इट वॉज डेवलप्ड बाय वेरी इंपॉर्टेंट गॉस्ट्रा हॉमलर ऑफ स्वीडन इन 1930s। गॉस्ट्रा हॉमलर ने डेवलप किया था फाल्ट्रिक्स ट्रेनिंग मेथड। मीन्स इसमें आप कंटिन्यूस एक्सरसाइज भी करते हो, और उसके बाद आप पहले फास्ट रनिंग करोगे, उसके बाद आप स्लो रनिंग करोगे, उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हो, फिर फास्ट रनिंग करोगे, फिर स्लो रनिंग। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? फाल्ट्रिक ट्रेनिंग मेथड अलाउ एडिंग अ वेराइटी ऑफ इंटरवल्स टू एरोबिक वर्कआउट्स विच हेल्प्स टू कीप वन स्टिमुलेटेड। मीन्स जब कोई भी एरोबिक वर्कआउट्स होंगे जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, तो उसमें क्या होगा कि हम इंटरवल्स देंगे तो जो इंडिविजुअल है, जो परफॉर्मर है, वो अपने आप को स्टिमुलेट करके रख पाएगा। फाल्ट्रिक लेट्स रनर्स टू एनहांस द एरोबिक एंड एनएरोबिक ट्रेनिंग सिस्टम इक्वली। Faltrix can be particularly modified and personalized to fit the requirement of diverse type of athletes and games. Means ये एरोबिक एंड एरोबिक ट्रेनिंग सिस्टम को इक्वली इन्हांस करता है, और हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी नीड्स के हिसाब से। फॉर पीपल फाल्ट्रिक्स जो है वो एक ग्रेट अल्टरनेटिव है, क्योंकि ये फैट बर्निंग पार्ट इसमें अच्छा होता है और एक्सट्रीमली एफिशिएंट एक्सरसाइजेज होती हैं। इम्प्लीमेंट जब हम करेंगे फाल्ट्रिक को रेगुलर बेसिस पे, वो हमारी बॉडी को फिजिकली पावरफुल रखेगा, और नेसेसरी होगा कि हम समझ सके द टेक्निकलिटीज़ ऑफ रनिंग। ना नेक्स्ट एबिलिटी, हमने अभी तक दो एबिलिटीज़ को पढ़ चुका है, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ मतलब एबिलिटी ऑफ अ मसल अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस, एंड्योरेंस टू वर्क अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। हमने स्ट्रेंथ में जाना, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए तीन मेथड होते हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। हमने जाना एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए भी तीन मेथड होते हैं, कंटिन्यूस, इंटरवल एंड फाल्ट्रिक्स ट्रेनिंग मेथड। ना अब हमारी तीसरी एबिलिटी है वो है स्पीड। स्पीड जो होती है उसका सिंपल मतलब होता है एबिलिटी कि हम डिस्टेंस को कवर करें मिनिमम पॉसिबल टाइम में। कि स्पीड का हमने पढ़ा है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जो डिस्टेंस है उसे मिनिमम टाइम में कवर करना, उसी को हम कहते हैं कि स्पीड है। ये इनेबल करता है एथलीट को वो परफॉर्म कर सके एक्टिविटी को एडिक्वेट वेलोसिटी के साथ और एक अप्रोप्रिएट टाइम में। नाउ स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन सी स्पीड है, कि एबिलिटी टू मेंटेन द मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम टाइम और डिस्टेंस, वो कौन सी एबिलिटी होती है, कौन सी टाइप ऑफ स्पीड होती है फ्रॉम द एमसीक्यू पर्सपेक्टिव। ओके, टाइप्स ऑफ स्पीड, सम ऑफ द मेजर टाइप ऑफ स्पीड्स आर इट फर्स्ट मूवमेंट स्पीड, इट इज़ द एबिलिटी टू डू अ मूवमेंट इन मिनिमम टाइम। कि एक मिनिमम टाइम में मूवमेंट करना उसे हम कहते हैं मूवमेंट स्पीड। लोकोमोटर एबिलिटी, हम एक एबिलिटी मीन्स हमारी एबिलिटी या मसल्स की एबिलिटी टू मैक्सिमम स्पीड, टू मेंटेन द मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम टाइम, लंबे समय तक के लिए लंबी स्पीड बना के रखना, मैक्सिमम स्पीड बना के रखना, उसे हम कहते हैं लोकोमोटर एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी, कैपेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एन एक्शन, मीन्स कोई एक्शन या सिग्नल को उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है क्विकली और एफिशिएंटली। एक्सेलरेशन एबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। एक स्टेशनरी पोजीशन, एक स्टेशनरी या स्टैटिक पोजीशन में आप थे, उससे आपने कैसे मैक्सिमम स्पीड को अचीव किया एक मिनिमम टाइम में, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन एबिलिटी। Okay, so these are the various type of speeds.
नाउ स्पीड को इन्हांस करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, पेस रन एंड एक्सेलरेशन रन। पेस रन में क्या होता है? पेस रन मीन्स रनिंग द होल डिस्टेंस विद अ कांस्टेंट स्पीड। पूरी डिस्टेंस को आप एक कांस्टेंट स्पीड के साथ करते हो। जनरली 800 मीटर और अबव रेसेस आर इंक्लूडेड इन पेस रन। An athlete can run distance of 300 meter at a full speed, but in longer run such as 800 meters or above, he may conserve athlete energy by reducing the speed. If there is a runner of 800 race, his or her best time is 1 minute 40 seconds. So he could first run 400 meter in 49 seconds and next 400 meter in 51 seconds. This procedure called pace run or pace race. तो इसमें क्या होता है, एथलीट जो है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ पूरी रेस को ख़त्म करता है कि वो यहाँ से चालू करेगा एक स्पीड के साथ। जैसे अगर उस 800 का ट्रैक है पूरा, तो वो क्या करेगा, पहले 400 मीटर्स को 49 सेकेंड में कवर करेगा। ये उसका टारगेट रहेगा एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। बाकी 51 सेकेंड में वो क्या करेगा, नेक्स्ट 400 मीटर को कवर करेगा एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। इसे हम कहते हैं पेस रन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है, एक्सेलरेशन रन का मतलब होता है यूजुअली यूज टू डेवलप स्पीड इनडायरेक्टली बाय इम्प्रूविंग एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। मीन्स इसमें दो बातें आई हैं। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आई है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मतलब जब स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों चीज़ें हों, कि मिनिमम टाइम में आप कितना रेजिस्टेंस को ओवरकम कर रहे हो, उसे हम कहते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो डेवलप करता है स्पीड को इनडायरेक्टली बाय इम्प्रूविंग एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ टेक्निक। फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट फ्रीक्वेंसी, ये एबिलिटी होती है एक स्प्रिंटर की कि वो हाईएस्ट स्पीड अचीव करे। एक्सेलरेशन का मैंने बताया था आपको कि एक स्टेशनरी पोजीशन से आप कितनी जल्दी हाई स्पीड अचीव कर रहे हो, तो वो होता है एक्सेलरेशन एबिलिटी। तो एक्सेलरेशन रन भी उसी की तरह है कि एबिलिटी एक स्प्रिंटर की कि वो हाई स्पीड को कैसे स्टेशनरी पोजीशन से अचीव कर रहा है। For direct improvement of acceleration, speed of a sprinter should be 25 to 30 meters, sprint of 6 to 12 times. तो जो मैक्सिमम स्पीड है शुड बी अचीव्ड विद इन 5 और 6 सेकेंड। सफिशेंट इंटरवल्स हैं वो दिए जा सकते हैं बिटवीन द रिपीटेशंस। तो इससे क्या होता है, एक मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, कि कितना मूवमेंट है जॉइंट्स में, कि आपका एक जॉइंट है वो कितना मूव कर रहा है, उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के जॉइंट्स में कितना मूवमेंट होता है, उसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी कैटेगराइज एज एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में आते हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक। ओके, सो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी एक इंडिविजुअल की कि वो जॉइंट मूवमेंट्स करे फॉर अ लॉन्ग रेंज विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। मीन्स इसमें विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प आप जॉइंट की मूवमेंट्स करते हो एक लॉन्ग रेंज तक। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी इज लेस देन पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में आप जैसे स्ट्रेचिंग कर रहे हो बिना एक्सटर्नल हेल्प के, तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी उस चीज़ को इन्वॉल्व करती है। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज अ स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स इसमें जो रिक्वायर होता है स्पोर्ट्स पर्सन को कि वो एक स्टैटिक पोजीशन में रहे, जैसे डाइविंग, सिटिंग, लाइंग, ये सारी पोजीशंस होती हैं। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, इट इज़ नीडेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, इट इंक्रीजेज बाय स्टैटिक स्ट्रेचिंग। नाउ पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू डू जॉइंट मूवमेंट्स विद ग्रेटर रेंज विद एन एक्सटर्नल हेल्प। इसमें एक्सटर्नल हेल्प आप पार्टनर की ले सकते हो। जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लार्जली डिटरमाइन होती है बाय जॉइंट स्ट्रक्चर, स्ट्रेच एबिलिटी ऑफ मसल एंड लिगामेंट। पैसिव जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हेल्प करती है डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी से ही आप एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। नाउ अब इसमें आते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या मेथड्स होते हैं। इसमें 3 मेथड्स होते हैं, स्लो स्ट्रेच, होल्ड मेथड, बैलिस्टिक मेथड एंड पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच मेथड। इसे हम इन चारों मेथड्स में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, डायनेमिक स्टैटिक स्ट्रेचिंग या स्लो स्टैटिक स्ट्रेचिंग, बैलिस्टिक मेथड एंड प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फेलिसिटेशन टेक्निक, जिसे हम PNF टेक्निक भी कहते हैं। ओके,
तो हम पढ़ेंगे इससे मेथड्स टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। तो डायनेमिक मेथड क्या होता है, ये प्रिपेयर करता है बॉडी को फॉर फिजिकल एक्सर्शन एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड ये इंक्लूड करता है कि आप स्ट्रेच पोजीशन को एक लंबे समय तक विद जस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स होल्ड करे रहो, स्टैटिक स्ट्रेच। ओके, बैलिस्टिक मेथड क्या होता है, इट इन्वॉल्व सम फॉर्म ऑफ रैपिड मूवमेंट ऑफ लिम्स, मीन्स जो लिम्स होते हैं उनका रैपिड मूवमेंट होता है टू फोर्स इट बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। एक नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन से ज़्यादा उसको काम करवाना, उसे हम कहते हैं बैलिस्टिक मेथड, ताकि जॉइंट्स ज़्यादा ओपनली मूवमेंट्स में इन्वॉल्व हो सके। PNF मेथड में क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है स्लो स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स थ्रू अ जॉइंट फुल रेंज ऑफ मोशन टू द पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस और डिस्कम्फर्ट। सो अब हम इन तीनों मेथड को और डिटेल में पढ़ते हैं। स्लो स्ट्रेच मेथड को, होल्ड मेथड को हम कहते हैं वी स्ट्रेच आर जॉइंट्स टू मैक्सिमम लिमिट एंड होल्ड इट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर रिटर्निंग टू इनिशियल फेज। द होल्डिंग पीरियड मस्ट नॉट बी 3 to 8 seconds, more than 3 to 8 seconds. दिस मेथड इज ऑल्सो यूज टू इम्प्रूव पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, मीन्स आप होल्ड करे रहते हो एक पोजिशन में, फिर आप अपनी नॉर्मल पोजिशन में वापस आते हो इनिशियल फेज में। फिर बैलिस्टिक मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आर डन इन स्विंग। सो दिस इज कॉल्ड बैलिस्टिक मेथड, मीन्स एक स्विंग में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की जाती है। प्रॉपर वार्म अप शुड बी डन बिफोर दीज एक्सरसाइज ड्यू टू स्ट्रेचिंग द मसल्स कैन बी डन इन अ रिदम। Now, post-isometric stretch method. This stretch method is based on the principle of proprioceptive neuromuscular felicitation. Means if a muscle is contracted maximally for a few seconds, means उसे maximum जितना वो move कर सकती है उससे ज़्यादा move करा के isometrically means movements के साथ it gives very low resistance to the stretch. The duration of the stretch should be increased up to 8 to 10 seconds, repeated 4 to 8 times of each muscle group. Okay, so ये होता है PNF method या PNF techniques. अब हम बात करते हैं coordinative ability is very very important. Again from the MCQ's form of perspective, these definitions could be asked कि ये कौन सी एबिलिटी होती है, ये कौन सी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है. सो coordinative ability को we can define the ability of an individual which enables the individual to do various skills related activity properly as well as efficiently. ये different जो स्किल्स है जैसे स्पीड है, स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उनको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली कैसे करना है एक एफिशिएंट टाइम में. ओरिएंटेशन एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी, बैलेंस एबिलिटी, रिदमिक एबिलिटी, अडैप्शन एबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन एबिलिटी. So, we will be reading this in detail. Before that, we will be reading the methods to improve the coordinative abilities. जैसे आप बॉल और बलून टॉस कर सकते हो, रोप जंप कर सकते हो, बैलेंस एक्सरसाइज कर सकते हो, टारगेट एक्सरसाइज कर सकते हो, जगलिंग एंड ड्रिबलिंग कर सकते हो. नाउ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ जो इनेबल करती है एक इंडिविजुअल को परफॉर्म करना स्मूथ और एक्यूरेट मूवमेंट्स के साथ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को. फर्स्ट है ओरिएंटेशन एबिलिटी. ये एबिलिटी होती है कि हम अपनी पोजीशन जो है बॉडी की उसको डिटरमाइन करें एंड इट्स पार्ट इन टाइम एंड स्पेस इन रिलेशन टू ग्रेविटी एंड मूविंग ऑब्जेक्ट्स. मीन्स जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मैंने आपको बताया बॉल और बैलून टॉस जो आप करते हो, उसमें ओरिएंटेशन एबिलिटी होती है कि आप अपनी पोजीशन बॉडी की और उसके पार्ट्स की डिटरमाइन करते हो एक स्पेस टाइम में इन रिलेशन टू ग्रेविटी की कितनी ग्रेविटी है मूविंग ऑब्जेक्ट की. फिर है डिफरेंशिएशन एबिलिटी. ये एबिलिटी होती है अचीव करना हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल बॉडी पार्ट मूवमेंट्स. बॉडी पार्ट के मूवमेंट्स की हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन, जितनी कोऑर्डिनेटिव हैं, कितने अच्छे से काम कर रहे हैं सारे बॉडी पार्ट्स ह्यूमन के एक मूवमेंट के टाइम पे, उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन एबिलिटी. फिर है रिएक्शन एबिलिटी. ये एबिलिटी है टू रिएक्ट क्विकली एंड एफिशिएंटली टू अ वेल नोन और अनएक्सपेक्टेड सिग्नल. जब कोई भी वेल नोन या अनएक्सपेक्टेड कोई जाना हुआ या कोई ना जाना हुआ कोई सिग्नल आता है, उसमें हम कितनी जल्दी से रिएक्ट कर सकते हैं, वो हमारी रिएक्शन एबिलिटी होती है. हमने 3 पढ़े. ओरिएंटेशन एबिलिटी मीन्स हमारी बॉडी पार्ट जो है वो स्पेस टाइम के हिसाब से ग्रेविटी के साथ जो है ऑब्जेक्ट की उससे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उसे ओरिएंटेशन एबिलिटी कहते हैं. डिफरेंशिएशन एबिलिटी की बॉडी जो है इंडिविजुअल की और बॉडी पार्ट है वो कैसे हारमनी में है
कितने परफेक्शन के साथ मूव कर रहे हैं। रिएक्शन एबिलिटी कि हम अनएक्सपेक्टेड या वेल नोन सिग्नल्स को कितने एफिशिएंटली रिएक्ट कर रहे हैं। बैलेंस एबिलिटी, द एबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस वाइल द बॉडी इज इन मोशन, मीन्स एक बैलेंस कैसे बना के रखना है जब बॉडी मोशन में है, एंड टू रीगेन बैलेंस क्विकली, और बैलेंस को क्विकली रीगेन करना है आफ्टर बैलेंस डिस्टर्बिंग मूवमेंट्स। कि बैलेंस एबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपनी बॉडी का बैलेंस मोशन में जब हो कैसे बना के रख रहे हो, और कैसे जब आप डिस्टर्ब्ड होते हो तो आप अपना कैसे बैलेंस रीगेन कर रहे हो, उसे हम कहते हैं बैलेंस एबिलिटी। कपलिंग एबिलिटी होती है एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट बॉडी पार्ट्स मूवमेंट्स, मीन्स एक एबिलिटी कि हम कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बॉडी पार्ट के मूवमेंट्स को विद वन अनदर इन रिलेशन टू अ डेफिनेट गोल ओरिएंटेड होल बॉडी मूवमेंट्स, गोल ओरिएंटेड होल बॉडी मूवमेंट्स के तौर पे। Now then we have circuit training. Circuit training very important again from the board exam perspective. Circuit training एक ये either come for 5 marks answer और MCQs और 3 marks answer. तो सर्किट ट्रेनिंग एक फॉर्म ऑफ बॉडी कंट्रोलिंग कंडीशनिंग है, मीन्स सर्किट ट्रेनिंग मेथड है, एक फॉर्म ऑफ बॉडी कंडीशनिंग है जो इन्वॉल्व करता है एंड्योरेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्पीड ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी एरोबिक्स एंड एक्सरसाइज परफॉर्म्ड इन अ सर्किट। जो सर्किट ट्रेनिंग है वो एक वर्कआउट मेथड है जो इन्वॉल्व करता है रोटेटिंग through several different exercises for a certain amount of time or number of repetition with little or to no rest। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज करते हो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पे, और उनका रिपीटेशन होता है और कम उसमें रेस्ट लिया जाता है या बिल्कुल ही रेस्ट नहीं लिया जाता है। सर्किट ट्रेनिंग एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज होती है जो इन्वॉल्व करती है परफॉर्मिंग इन सीरीज ऑफ एक्सरसाइज इन स्पेसिफिक ऑर्डर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में परफॉर्म करना है एक्सरसाइज को विद मिनिमल रेस्ट इन बिटवीन, वो होता है सर्किट ट्रेनिंग। जो एक्सरसाइज है वो यूजुअली परफॉर्म की जाती है एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, सेट नंबर ऑफ रिपीटेशन के लिए, और जो सर्किट है मे बी रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स। अब याद रखना कि हम सर्किट ट्रेनिंग को स्टेशन ट्रेनिंग मेथड भी कहते हैं। और स्टेशन ट्रेनिंग मेथड क्यों कहते हैं, स्टेशन ट्रेनिंग मेथड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सरसाइज होती है उनको नंबर दिए जाते हैं कि ये स्टेशन 1 की एक्सरसाइज है, स्टेशन 2 की एक्सरसाइज है, और स्टेशंस कितने भी हो सकते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में बोला जाएगा 8 स्टेशंस के साथ बनाइए या 10 स्टेशंस के साथ बनाइए एक सर्किट ट्रेनिंग मेथड, या 6 स्टेशंस के साथ बनाइए, तो आपको कम से कम 12, 10, 6, 8 ट्रेनिंग स्टेशन ट्रेनिंग मेथड्स या सर्किट ट्रेनिंग मेथड्स बनाने आने चाहिए। तो ये है 8 स्टेशन ट्रेनिंग। मैं आपको 10, 6 और 12 भी शो कर दूंगा तो आप इसे एग्ज़ाम में ड्रॉ कर सकते हो। नंबर 1 होता है कि आप 10 स्काई जंप होता है ना, स्टेशन 2 पे आप 10 पुशअप्स करोगे, देन आप 10 सिटअप्स करोगे, देन आप स्टेप अप्स करोगे, देन आप 10 सिटअप्स करोगे, देन आप 10 स्क्वाट्स करोगे, देन आप पुशअप्स करोगे 10, देन आप 10 जंप स्क्वाट्स करोगे, देन आप 10 बैक एक्सटेंशंस करोगे, देन अगेन आप फिर से स्टेशन 1 पे आओगे, 10 स्काई जंप करोगे। सो ये होता है 8 स्टेशन ट्रेनिंग मेथड। और जो टिपिकल सर्किट डायग्राम होता है उसमें 10 स्टेशंस भी हो सकते हैं, जैसे आप पहले पुशअप्स करोगे, देन सिटअप्स करोगे, देन स्क्वाट्स करोगे, देन शटल रन, देन पुलअप्स, देन जंप ऑन एंड ऑफ अ बेंच, रोप स्किपिंग, देन आप कर्ल विद वेट करोगे, ब्रप्स करोगे, देन जंप स्क्वाट्स करोगे, देन अगेन दिस साइकिल विल रन। So, following points are important to increase load in circuit training. Number of repetition can be increased as per exercise. Frequency increase कर सकते हो, additional loads आप बढ़ा सकते हो, intervals जो है उसे आप reduce कर सकते हो। फिर एक जो टिपिकल सर्किट ट्रेनिंग जिसमें 12 स्टेशंस होते हैं वो भी दिया गया है। जैसे आप प्लैंक रोप स्किपिंग के साथ स्टार्ट करोगे, देन प्लैंक्स, देन वेट स्क्वाट्स, देन क्रंचेस, देन जंप। आप याद रखना आप नंबर्स देते जाना स्टेशंस को, तो ये आपको हेल्प करेगा। डम्बेल प्रेस करोगे, देन रनिंग आप करोगे, ऑन द स्पॉट लैडर, साइड बेंडिंग, ऑन द स्पॉट जंपिंग, मेडिसिन बॉल थ्रो, लेग्स प्रेस करोगे आप। तो इम्पॉर्टेंस क्या होता है सर्किट ट्रेनिंग की, ये क्या करता है परफॉर्म, हम इन्हें इंडोर या आउटडोर दोनों जगह कर सकते हैं। एक वाइड रेंज ऑफ एक्सरसाइज करने का हमें मौका मिल जाता है जिसकी वजह से एथलीट का एंथुजियाज्म बढ़ा रहता है। जो कोच है वो इजीली सुपरवाइज करता है ट्रेनिंग को, हम जो आइडियल बैलेंस होता है स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग के बीच में वो बनता है जो हेल्पफुल करता है इंजरी प्रिवेंशन।
इट इज़ अ ग्रेट मेथड कि इसमें फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है एक शॉर्ट ड्यूरेशन में। आपको प्रैक्टिस करना होगा 10 12 8 वाले जो स्टेशंस हैं, क्योंकि इट विल कम इन द एग्ज़ाम। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर वीडियो। आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू एंड इट वुड बी हेल्पफुल इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। विद दिस, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।